नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की फीडबैक यूनिट के नाम पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करने की पोल खोल दी। इसके साथ ही देश की सुरक्षा एजेंसियों केंद्र सरकार की काबिलियत पर सवाल खड़े किए हैं। आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली की फीडबैक यूनिट की आड़ में मनीष सिसोदिया पर दर्ज मुकदमा तथ्यों पर नहीं बल्कि पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट की आड़ में एक फर्जी केस दर्ज किया गया है। सिसोदिया पर जासूसी कराने का आरोप लगा है, इसलिए उन पर सीबीआई का एक नया केस दर्ज हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि एक आधी स्टेट का एक आधा डिप्टी सीएम कैसे जासूसी करा सकता है? अगर ऐसा होता तो सबसे बड़ा सवाल केंद्र जांच एजेंसियों की काबिलियत पर खड़ा होता है। वहीं तथाकथित घोटाले में जांच एजेंसियों के पास ना कोई सबूत है, ना गवाह, ना ही सिसोदिया से पूछने के लिए कोई सवाल है। वहीं एजेंसी के अधिकारी प्रतिदिन 4 सवाल बदल बदल कर पूछते हैं। जांच की आड़ में सिर्फ सिसोदिया को जेल में रखा गया है ताकि वो बाहर ना निकल पाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट की आड़ में दर्ज की गई एफआईआर तथ्यों पर बेस्ड नहीं है बल्कि फिक्शन पर बेस्ड है। एक केस में जमानत मिले तो दूसरा केस कर दो, दूसरे केस में जमानत मिले तो तीसरा केस कर दो। केस दर्ज करके ये चीज सुनिश्चित करो कि केजरीवाल का दाहिना हाथ सिसोदिया जेल से बाहर ना आ पाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ हैं। राजीव, जिस तरीके से देखा गया कि पहले सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उसके बाद अब एक नया केस उन पर दर्ज किया गया है, जिसको लेकर कल राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार वो केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की बचाव में अब कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो तमाम नेता जो है वो उतर चुके हैं। कल इसी मुद्दे को लेकर भी राघव चड्ढा की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई थी, जो इन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों के नाम पर जो केंद्र सरकार जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर कर अंदर रखने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर अब राघव चड्ढा की तरफ से जो प्रेस वार्ता की गई उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि कोई भी छोटी कहते हैं संस्थाएं जो है वो लगातार कहीं न कहीं इस तरीके के काम कर रही हैं ताकि मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके से कहते हैं जेल के अंदर रखा जाए। दूसरा, जो उनसे सवाल बदल-बदल कर पूछे जा रहे हैं, उसके अंदर भी कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पर उनको अंदर रखा जाए। मगर यहाँ पर बात करें, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है वो पहले ही आबकारी नीति के अंदर की गई है और अब उनके ऊपर एक केस और लगाया गया है, जो है फीडबैक यानी कि जासूसी कराने के मामले को लेकर अब कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। और इसके बचाव में राघव चड्ढा की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि जांच एजेंसियां जो है उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने जासूसी कराई है। और किसी प्रधानमंत्री की अगर जो एक छोटे से राज्य के डिप्टी सीएम जो है वो अगर प्रधानमंत्री की जासूसी कराते हैं और उनके नेताओं की जासूसी कराते हैं, तो सोचिए कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 8 साल तक का लंबा समय जो निकला है उसके अंदर जांच एजेंसियों को क्यों नहीं पता लगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जासूसी कराई जा रही है, भाजपा के नेताओं को जासूसी कराई गई है, और 8 साल बाद ही क्यों पता लगता है। इस तरीके का सवालों के बौछार जो है वो राघव चड्ढा की तरफ से बिल्कुल की गई है। और लगातार ये भी कहा गया है कि अगर जांच एजेंसियों को नहीं पता लगा था आठ आठ साल तक, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां बिल्कुल बेकार है और उनके अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि उनको क्यों नहीं पता लगा। और बात करें छोटी सी एक संस्था की, क्योंकि ये जिस तरीके से कहा गया है कि एक छोटा सा राज्य जो है वो आम आदमी पार्टी के हाथ में है और उसके डिप्टी सीएम अगर इस तरीके की जासूसी करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री की जासूसी बिल्कुल इतना आसान नहीं है और उनकी जासूसी कराई किसने और 8 साल का लंबा समय क्यों लगा। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है मनीष सिसोदिया के बचाव में है, लगातार ये कहा जा रहा है कि झूठे आरोपों के तहत कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। और यहाँ तक कि राघव चड्ढा की तरफ से ये जरूर कहा गया कि जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की जासूसी कराई जा
सकती है, तो फिर कहीं ना कहीं भारत की जो जांच एजेंसियां है वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर भारत की बात करें, चीन की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, तो उनको लेकर भी आप सवाल खड़े किए गए कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसी है, अगर अंदर की जासूसी नहीं कर पाते, अंदर की का सबूत नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे और चीन से कैसे लड़ेंगे। और जो चीन जो है वो लगातार कहीं ना कहीं भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े किए गए, मगर अभी तक इसको लेकर भाजपा की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आ पाया है। जी। वहीं अगर बात करें तो राघव चड्ढा कल ये भी कहते नजर आए कि ये जो नया केस दर्ज किया गया है सिसोदिया पर, उसमें कोई तथ्य नहीं है और ये सीधा सीधा पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इसको लेकर क्या मायने हैं? देखिए देखिए, यहाँ पर बात करें राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो। दूसरा, यहाँ पर जांच एजेंसियां जिस तरीके से रोज सवाल पूछती हैं और वही एक ही सवाल को बार बार बदल बदल कर पूछा जाता है और उनसे जानने की कोशिश की जाती है, मगर सबूत उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको जबरन कहीं ना कहीं जेल के अंदर रखा जा रहा है। मगर दूसरा, यहाँ पर बात करें नए केस की, यानी कि फीडबैक की, जासूसी मामले की, तो जासूसी मामले के अंदर भी मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने कोई भी ऐसी जासूसी नहीं कराई है, इस तरीके की बात की गई। और दूसरा ये कहा गया, अगर किसी राज्य का डिप्टी सीएम यानी कि आधा मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की कार्रवाई करता है, तो उनके हाथ में कितने बड़े सबूत है, इसकी जानकारी दीजिए। दूसरा, 8 साल का लंबा समय जांच एजेंसियों को क्यों लगा, उनके पास सबूत 8 साल बाद ही क्यों आए। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर कोई व्यक्ति जासूसी कराता है, तो उसके पास ऐसे कौन से संस्थाएं हैं जिसके द्वारा वो जासूसी करा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो उनके पास दिल्ली सरकार के हाथ में है नहीं, और दूसरा जांच एजेंसियां जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, और लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। जी। राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है। 2024 का आम चुनाव कई मायनों में भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। अगर बीजेपी इस चुनाव में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहती है, तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले शख्स होंगे जिनकी अगुवाई में कोई पार्टी लगातार 3 बार सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के लिए 2024 का चुनाव एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई सरीखा है। सारे विपक्षी दल बीजेपी और पीएम मोदी को इस रिकॉर्ड को बनाने से रोकने के लिहाज से चुनावी रणनीति बनाने का दर भर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के प्रयास विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जीतने के लिए खुद ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि विरोधी दलों की कवायद से उसके लिए 2024 की राह बेहद आसान हो जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ ही अलग अलग राज्यों में बड़ी राजनीतिक हैसियत रखने वाली विपक्षी पार्टियां भी गुड़ागड़ित में जुटी हुई हैं। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की ओर से यही बयान दिया जा रहा है कि बीजेपी को किसी भी तरह से 2024 में जीतने नहीं देना है। इसी मुहिम के तहत कांग्रेस के बगैर तीसरा मोर्चा बनाने की एक कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अब तैयारियों में जुट गई हैं। और अगर बात करें बीजेपी की, तो अगर इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती है, तो ये लोकतंत्र के लिए एक इतिहास बन जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सारे विपक्षी दल बीजेपी और पीएम मोदी को इस रिकॉर्ड को बनाने से रोकने से लिहाज से चुनावी रणनीति बनाने का दम भर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रयास विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी को जीतने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ा विपक्ष जो कांग्रेस है, वो लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही इसी मुहिम के तहत अब कांग्रेस के बगैर तीसरा मोर्चा बनाने की भी एक कोशिश की जा रही है।
2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि 2024 का आम चुनाव कई मायनों में भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अगर बीजेपी इस चुनाव में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होती है तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले शख्स होंगे जिनकी अगुवाई में कोई पार्टी लगातार 3 बार सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी। वहीं आपको बता दें कि लगातार विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सारे विपक्षी दल बीजेपी और पीएम मोदी को इस रिकॉर्ड को बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी को जीत के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे के खिलाफ राज्य भर में ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने संगठन से जुड़े 78 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां अजनाला थाने पर हमले से जुड़े केस में की गई हैं। पुलिस ने बताया कि संगठन के मुखिया अमृतपाल को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। वहीं अमृतपाल के समर्थकों का कहना है कि पुलिस उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और राज्य के बाहर ले जाकर एनकाउंटर कर सकती है। इधर माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते पंजाब में आज दोपहर 12 बजे तक मोबाइल, इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी। पुलिस ने बताया कि राज्य भर में ऑपरेशन के दौरान 8 राइफल, 1 रिवॉल्वर और अलग अलग कैलिबर से 373 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि डब्ल्यूपीडी तत्व 4 आपराधिक मामलों में शामिल है, जो वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने, हत्या के प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमले और लोक सेवकों के कर्तव्यों के वैध निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के लिए डब्ल्यूपीडी तत्वों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही कहा कि आपराधिक अपराधों में शामिल सभी व्यक्तियों से कानून के अनुसार निपटा जाएगा और पुलिस द्वारा वांछित सभी व्यक्तियों को कानून की प्रक्रिया के लिए खुद को पेश करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कानूनी रक्षा के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस बीच सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वो फेक न्यूज और अफवाहों पर ध्यान न दें। राज्य में स्थिति पूरी तरह से स्थिर है। राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए शरारतपूर्ण गतिविधियों में लिप्त सभी व्यक्तियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल से ही पंजाब पुलिस का जो बड़ा एक्शन है वो अमृतपाल सिंह के खिलाफ चल रहा है। लगातार पुलिस अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। इसको लेकर अभी क्या अहम जानकारी है? बिल्कुल कांक्षा, अगर कल की बात की जाए तो कल से ही एएनबी न्यूज जो है इस पूरे खबर को जो है विस्तार से दिखा रहा है। आपको बता दूं कि कल जो है अपना कल से हेलो जी अमित सेठी। लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है और अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की जो मुहिम है वो चालू है। इसको लेकर अभी क्या स्थिति है और क्या अहम जानकारी आपके पास? अभी अमित सेठी से बात नहीं हो रही है, एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे के खिलाफ राज्य भर में ऑपरेशन चलाया हुआ है। पुलिस ने इस संगठन से जुड़े लगभग 78 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारियां अजनाला थाने पर हमले से जुड़े केस में की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार अमृतपाल सिंह की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और इसको लेकर सर्च ऑपरेशन कल से जारी है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में आज दोपहर 12 बजे तक सभी इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से अमित सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से अमित देखा जा रहा है कि लगातार पंजाब पुलिस की तरफ से एक्शन किया जा रहा है और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सर्च ऑपरेशन भी जारी है, इसको लेकर अभी आपके पास क्या अहम जानकारी?
जी बिल्कुल आकांक्षा, कल से ही जो एएनबी न्यूज है अब इस खबर को वो दिखा रहा है। और अमृतपाल के जो समर्थक थे, जिस तरह सात पहले 6 उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, देर रात खबर आई कि 76 लोगों को जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल को जो है पहले घेरा डाल लिया गया था, उसके बाद कहीं वो चकमा दे के जो है पंजाब पुलिस को वहां से निकल गया। उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन जो है जगह जगह जो है अमृतपाल को जो है अमृतपाल के लिए जो है चलाया जा रहा है। अमृतपाल को जो है जगह जगह जो है ढूंढा जा रहा है। और अगर पंजाब की बात की जाए तो इंटरनेट सेवाएं जो हैं कल से ही जो है बंद कर दी गई हैं। और अगर मोहाली जिले की बात की जाए तो सोहाना साहब गुरुद्वारे के बाहर जो है उनकी समर्थक जो हैं अभी इस समय जो है धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो उनके समर्थकों का ये भी कहना है कि पुलिस उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और राज्य के बाहर ले जाकर कभी भी उनका एनकाउंटर कर सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, कल कुछ समर्थकों के साथ हमारी बात हुई थी। उनका यही कहना था कि अमृतपाल को जो है कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उनका जो है इनकाउंटर किया जा सकता है पंजाब से बाहर ले जाके। हालांकि इस तरह की कोई ये सब अफवाहें बताई जा रही हैं। अगर औपचारिक कोई भी अभी तक जो है इस पूरे मामले पे जो है कोई बयान जो है पुलिस विभाग के द्वारा जो है नहीं आया। वहीं अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंजाब में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी आज दोपहर तक के लिए बंद की गई हैं, साथ ही जो सरकारी बसें हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, सरकारी बसों को भी जो है रोक लगा दी गई है और इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो कल से ही बंद कर दी गई हैं। जब से ये जो न्यूज़ जो है मीडिया में जब से फ्लैश हुई है उसके बाद से जो है इंटरनेट सेवाएं जो है बंद कर दी गई हैं, कहीं ना कहीं की पंजाब का जो माहौल है वो खराब ना हो सके उसको उसके मद्देनजर। वहीं अमित सेठी अगर बात करें जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन पंजाब पुलिस का देखने को मिल रहा है, इसको लेकर लगातार कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए या आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात की जाए, बीजेपी की नेताओं की बात की जाए, सभी की जो प्रक्रिया जो है सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं जो है पंजाब सरकार की जो है पीठ भी थपथपाई जा रही है कि अच्छा जो कदम जो है पंजाब सरकार द्वारा जो है उठाया गया है। अमृतपाल सिंह की अगर बात करें तो उनके पीछे लगातार कल से पुलिस जुटी हुई है उनको पकड़ने के लिए। तो लगभग कितने ऐसे मामले हैं जिन पे उन पे मुकदमा दर्ज है या किस चीज की तलाश में पुलिस उनके पीछे लगी है? जी बिल्कुल, 3 मामले बताए जा रहे हैं अभी तक। अगर भरोसेमंद सूत्रों की माने तो 3 मामले बताए जा रहे हैं उनके उनके खिलाफ जो अभी तक दर्ज हैं। और पुलिस जो है छानबीन कर रही है अपना, और भी कई मामले जो है सामने आ सकते हैं और जल्दी जो है गिरफ्तारी होनी जो है संभव भी है। अमित सेठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे लखनऊ से प्रस्थान करेंगे और अयोध्या जाएंगे, जहां पहुंचकर श्री हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, रामपथ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अयोध्या विकास प्राधिकरण के टेढ़ी बाजार, कौशलेश कुंज, अमीनगंज में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या सुल्तानपुर एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क का भी निरीक्षण करने वाले हैं और फिर शाम 5 बजे लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है, जहां वो सबसे पहले पहुंचकर श्री हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही भक्ति पथ, रामपथ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता राजीव सिब्बल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो सीएम योगी हैं वो उत्तर प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं, वहीं आज उनका अयोध्या दौरा है और अयोध्या में भी जाकर वो कई चीजों का स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगभग 5 घंटे अयोध्या में रहेंगे और वहाँ पे ये स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। लगभग जो है 10:40 पे ये अयोध्या में रामकथा पार्क पे बने हेलीपैड पर उतरेंगे। उसके बाद जो है इनका काफिला सीधे जाएगा जो है सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने। हनुमान लला के दर्शन के बाद ये राम जन्मभूमि जाएंगे,
मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी पूरी समीक्षा करेंगे, कितना कार्य पूरा हुआ है, कितना कार्य बचा है, और उसके समीक्षा के बाद ये वहां से आएंगे जो है महंत नृत्य गोपाल दास जो आपके अध्यक्ष हैं न्यास के, उनसे हालचाल लेंगे। उसके बाद फिर ये अपना और भी कार्यक्रम इनके होने हैं। वहीं अगर राजीव बात करें तो एक मंडलीय बैठक भी होने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है आज? जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जो है वो लगभग 3 बजे के करीब जो है आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें कि अयोध्या में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे वो राम पथ का निर्माण हो, चाहे मंदिर का निर्माण हो, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो, सभी से संबंधित वो सभी कार्यों की समीक्षा करेंगे और कार्य कितनी जल्दी पूरे किए जा सके, इसको लेके वो जो है उस पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वहीं राजीव अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से देखा गया है कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं, वहीं अगर सुरक्षा की बात कर ले तो अयोध्या में प्रशासन की तरफ से सीएम योगी की सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, अयोध्या में सीएम योगी की सुरक्षा के लिए बहुत ही पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। जैसा कि अभी हम अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास खड़े हैं, वहां पे जो अभी से सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है, सुरक्षा कर्मी आना शुरू हो गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री को यहाँ पे लगभग जो है 3:30 बजे आना है एयरपोर्ट का निरीक्षण करने कि एयरपोर्ट कब तक बन जाएगा, इस पे कब से हवाई जहाज आना शुरू हो जाएंगे, और उसकी समीक्षा को लेके यहाँ भी वो कम से कम आधे पौने घंटे तक रहेंगे। लेकिन उनकी सुरक्षा को लेके मतलब पूरी प्रशासन ने एकदम पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रखी है। वहीं अगर बात कर ले तो यूपी में सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा रहा है वो हमेशा से राम मंदिर का रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार लगातार अयोध्या में काम करने के लिए अग्रसर दिखाई देती है, तो इसके आप क्या मायने देखते हैं? जी हाँ, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो शुरू से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और आज भी है, और राम मंदिर का निर्माण बहुत भव्य तरीके से चल रहा है, जो कि 2024 के पहले माह में ही बनके तैयार हो जाएगा और भगवान रामलला वहाँ स्थापित हो जाएंगे। उसके साथ ही आगे आने वाले महीने में निकाय चुनावों की तैयारियां भी हैं। उसके साथ साथ जो है लोकसभा चुनाव भी अगले वर्ष आने वाले हैं, उसको लेकर बीजेपी अपनी पूरी तैयारियां कर रही है, और मुख्यमंत्री की जो ये दौरा है इसको चुनावी तैयारियों से लेके भी जोड़ा जा रहा है आज। वहीं जिस तरीके से आपने बोला कि नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, वहीं लोकसभा के भी 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि एक तरीके से ये बीजेपी की रणनीति है, लोगों को, जनता को अपने लिए तैयार करने की, साथ ही वोट साधने की भी रणनीति इसको समझा जा सकता है। जी हाँ, बीजेपी की ये रणनीति जो है वोट की तो है ही है, उसके साथ साथ जो है अयोध्या का जो एक भव्य निर्माण होना है, पूरी अयोध्या को जो सजाया जाना है, उसको लेके भी बीजेपी एक तरह से जो है अग्रसर है, और उसको लेके भी वो कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकना चाहती है जिससे कि अयोध्या में उसको किसी प्रकार का जो है वोट बैंक अपना खोना पड़े। वहीं अगर बात कर ले फिर चाहे वो नगर निकाय चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, तो अयोध्या में जिस तरीके से निर्माण करवाया गया है या बीजेपी सरकार की ओर से, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि इन चीजों का फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा या नहीं? जी हाँ, अयोध्या में जिस हिसाब से जो भी नवनिर्माण चल रहे हैं उसका फायदा तो बीजेपी को कहीं न कहीं मिलना है, और लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य पार्टियां हैं वो भी बीजेपी को साधने में लगी हैं, क्योंकि अयोध्या में तोड़फोड़ भी हो रही है, काफी हुई है, लोगों के घर भी उजाड़े गए हैं, उसके बाद उनको बसाया भी जा रहा है, ऐसा नहीं केवल उजाड़ा ही गया है, लोगों को बसाया भी जा रहा है, और इसलिए जो है अन्य पार्टियां जो बीजेपी पर निशाना तो साध रही हैं, लेकिन बीजेपी अपना जो है कार्य करने में पूरा लगी हुई है। वहीं अगर बात कर ले विपक्षी दलों की, तो वो भी अयोध्या के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी को घेरती आई हैं, फिर चाहे वो निर्माण कार्य शुरू होने से पहले की बात हो या अभी की। लगातार सीएम योगी को जो विपक्षी दल हैं वो अयोध्या के मामले में घेरते हैं कि सीएम योगी जो हैं वो धर्म को लेकर ज्यादा बात करते हैं, इसके आप क्या मायने देखते हैं? जी हाँ, यहाँ पे जो है कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो कि सीएम योगी को धर्म को लेके घेरती हैं, जैसा कि अभी उन्होंने एक ऐलान किया है कि नवरात्र में जो है हर जिले में दुर्गा पूजा हो और दुर्गा सप्तशती के पाठ हो, रामायण हो, सभी इस तरीके हो, उसको लेके भी जो है यहाँ पे अयोध्या में कुछ पार्टियां उसको राजनीतिक मुद्दा मान रही हैं और कह रही है कि बीजेपी जो है अपना वोट बैंक साधने के लिए उसको राजनीति बना रही है, धर्म को भी राजनीति से खेल रही है।
राजीव सिब्बल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर में ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए लोगों को और टाइम दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब 20 मार्च तक समय सीमा बढ़ा दी है। शिकायतों और दावों पर फैसला 27 मार्च तक होगा। 31 मार्च तक इसमें अपील कर सकते हैं, जिसका फैसला 4 अप्रैल तक होगा। फिर अंतिम वोटर लिस्ट 6 अप्रैल को जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने शिमला में रहने वाले ऐसे लोगों को भी वोटर बनाने की छूट दी है जिनका विधानसभा का वोट शहरी विस से बाहर है। पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब राहत मिलते ही नगर निगम में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता वोट बनाने में जुटे हुए हैं। वोट बनवाने के लिए आए आवेदनों की संख्या हजारों में पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि 2 दिन पहले तक इनकी संख्या काफी कम थी, लेकिन अंतिम दिन हजारों आवेदन नए वोट बनाने के लिए पहुंच गए थे। अब इन सभी आवेदनों और दावों पर सुनवाई की जानी है। इसमें यदि आपत्तियां होती हैं तो दावेदार को अपना पक्ष रखने के लिए अपील करने का मौका दिया जाएगा। सोमवार तक लोग अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव होने हैं, जिसके लिए अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल। अब जो समय सीमा है वो 20 मार्च तक कर दी गई है और जो 31 मार्च तक अपील कर सकते हैं, अप्रैल 4 तक फैसला होगा। अंतिम वोटर लिस्ट जो है 6 अप्रैल को जारी की जाएगी और इसमें आपको बताएं कि जो सबसे बड़ा जो अभी संशोधन किया गया वो यही है कि पहले जिनका वोट नहीं था शिमला शहर में, उनको यहाँ पे वोटर लिस्ट वो वोटर से अपना जो नाम दर्ज कराने की मतदाता इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अब जो है उनको छूट दे दी गई है। अब जो ऐसे लोग हैं जिनका शिमला में वोट नहीं है, वो भी अपना जो है मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि शिमला शहर नगर निगम शिमला के जो चुनाव है वो काफी महत्व रखते हैं। और जो अब जो ये मतदाता सूची का जो संशोधन हो रहा है वो काफी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत उम्मीद है कि लास्ट डे में काफी भीड़ उमड़े, क्योंकि पहले जो ऐसे लोग थे जिनका विधानसभा क्षेत्र में वोट नहीं था, उनको इजाजत नहीं दी गई थी, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया था। अब उम्मीद है कि ऐसे लोगों की जो लोग हैं वो लास्ट डे पे जरूर भारी संख्या में पहुंचेंगे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, और उससे जो सभी आवेदन है, जो दावे हैं, उनको सुनवाई भी अभी होनी है। और आपत्तियां अगर होती हैं तो जो दावेदार है उनको अपना पक्ष रखने की अपील का मौका भी इसमें दिया जा रहा है। तो अब ये जो अंतिम जो तारीख है वो कल 20 मार्च तक है। 20 मार्च तक लोग अपने जो नाम है वो मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। जी वहीं आपको बताएं कि जो टाइम बढ़ाया गया है, इससे कहीं ना कहीं जो दावेदार हैं नगर निगम चुनाव में, उनको कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिल सकता है इस चीज का। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि छूट रहे थे, क्योंकि पहले जो आपको बताएं जैसे जो संशोधन इसमें है, जो पहले जिनका नाम नहीं यहाँ पे दर्ज किया जा रहा था, अब ऐसे जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक जिनका चुनाव शिमला शहर में जिनका वोट नहीं था उनको इजाजत नहीं दी गई थी अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की। ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए थे। कहा जा रहा था कि जो सिर्फ शिमला शहर के वोटर्स हैं उन्हीं को शामिल किया जाएगा, और ऐसे में आपको बताएं कि बहुत भारी संख्या में मतदाता जो सूची थी उसमें कटौती देखने को मिली थी। 60,000 के करीब जो वोटर्स शिमला शहर के थे, बाद में जब वोटर लिस्ट संशोधित होकर आई थी, जब नाम काट दिए गए थे, 45-48,000 के करीब जो नाम थे वो रह गए थे। अब उम्मीद है कि ऐसे लोग जिनका जो ऊपरी शिमला से हैं, जुब्बल है, रोडू है, रामपुर है, किन्नौर है,
कांगड़ा है, अन्य जगह जिले हैं, वहाँ के जो लोग थे जिनका पहले वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया था, अब जो है उनका नाम जो दर्ज वो करवा सकते हैं। और कुछ लोगों ने दर्ज करवाया भी है, लेकिन अभी अंतिम जो दिन है वो कल है। और माना ये जा रहा है कि बहुत इसमें जो भीड़ है वो पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनका पिछली मतदाता सूची में नाम काट दिया गया था। अब ऐसे लोग जो है कल अपना जो मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए भारी संख्या पहुंचेगा और लोगों को बहुत इससे फायदा पहुंचेगा। जी। वहीं अगर शिमला की बात करें तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और राजधानी बहुत अहम मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव की अगर बात करें तो शिमला में क्या मुद्दे इस बार अहम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, नगर निगम शिमला का जो चुनाव है बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये वो चुनाव है जो हर सरकार जो है सत्ता में आने से पहले झेलती है, या ये बोले कि उसका सामना करती है। लेकिन ये पहली कांग्रेस सरकार है जिसको इसका सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन सरकार बनने के बाद अब ये सामना करना पड़ रहा है। और दोनों दल, अगर कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, दोनों अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अपने अपने जो पार्षद है, जिनके जो भावी पार्षद है, वो अपने मुद्दे उठाने में लगे हैं, क्योंकि अभी तक जो नगर निगम था उससे भाजपा का कब्जा था और लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही थी। और जनता भी ये चाह रही है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा शिमला राजधानी का है वो एक कूड़े का है और एक पानी का है और सीवेज है। 3 ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उसका सामना करते हैं। सीवेज, यहाँ पे सीवेज की दिक्कत रहती है, और दूसरा कूड़ा उठाने की जो प्रॉब्लम है लगातार शिमला शहर वासियों को ये झेलनी पड़ती है। और बार बार आरोप लगते हैं कि पार्षद जो है अपने अपने वार्ड में ढंग से जो कूड़ा उठाने की प्रक्रिया है उसको अमल में नहीं ला पा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा शिमला में जो नगर निगम का जो पानी का वितरण रहता है, जो गर्मियों में सबसे ज्यादा दिक्कत शहरवासियों को होती है, वार्ड वालों को होती है। तो ऐसे में ये वाले मुद्दे काफी गरमाने वाले हैं। इसके अलावा भी काफी मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा शिमला नगर निगम राजधानी का है वो पानी का रहने वाला है। जी टीना ठाकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाले G20 समिट की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद इस समिट की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के ढिकूली तक सभी विभागों के बीच सामंजस्य के तहत कार्य कराया जा रहा है। PWD और NHI को सड़कों को जल्द सही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर तुरंत गति से कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इस रूट में पड़ने वाली सभी सरकारी दीवारों को उत्तराखंड के कल्चर से पेंटिंग किया गया है। साथ ही पंतनगर से रामनगर तक लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में बिजली के पोल, तारें और अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही रामनगर के ढिकूली में G20 समिट के आयोजन के लिए इवेंट मैनेजर भी तैनात कर दिए गए हैं, जहां एक स्थान पर विदेशी डेलीगेट्स की कॉन्फ्रेंस तो दूसरे स्थान पर कल्चरल नाइट का कार्यक्रम होना है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि वो स्वयं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस G20 समिट को भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, G20 का जो रूट है पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक का, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बीच तालमेल बिठाते हुए काम किया गया है। इसमें सबसे पहले तो खैर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। इसमें एयरपोर्ट को भी एक नया लुक दिया जा रहा है। एक तरीके से उसमें जो जो चीज़ें छूटी हैं वो पूरी कराई जा रही हैं, चाहे उनका अराइवल एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, डिपार्चर एरिया हो। उसके बाद जो एयरपोर्ट के बाद की जो रोड्स हैं, मटकोटा बैंड तक, मटकोटा के बाद इंदिरा चौक तक, इंदिरा चौक के बाद फिर ये गदरपुर होते हुए गड़प्पू तक और ढिकुली तक है। इसमें NHI की रोड्स पे रीसर्फेसिंग, जो मीडियन है, मीडियन में बहुत अच्छी घास लगाई जा रही है, प्लांटेशन हो रहे हैं। जो रोड साइड में सरकारी दीवारें हैं, इसमें जो उधम सिंह नगर का प्राधिकरण है उसको एक काम दिया गया है कि उसमें आकर्षक उत्तराखंड के कल्चर पे, उत्तराखंड की थीम पे पेंटिंग्स, ये काम भी अच्छा चल रहा है। कुछ टेम्पररी नेचर के इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी वहाँ पे हटाया गया है। जितने भी बिजली के पोल टेढ़े थे सीधा किया गया है, केबल को ठीक किया गया है। उसके बाद जो वर्क है वो NHI का भी और PWD का भी है। इसमें भी सिमिलर नेचर के काम हैं। सिमिलरली रामनगर में बैराज से लेके और ढिकुली तक इसमें भी ब्यूटिफिकेशन के वर्क्स अच्छे हो रहे हैं
और बाकी जो इवेंट्स की जहाँ तक बात है तो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हिडकुली में है, जिसमें ताज की भी एक प्रॉपर्टी है, नमा की भी एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक जगह तो जो हमारे डेलीगेट्स होंगे वहाँ पे उनकी जो कॉन्फ्रेंस है वो होगी, और एक जगह जो कल्चरल नाइट है, कल्चरल नाइट वहाँ पे होगी। इसकी भी तैयारी हो रही है, कल्चर डिपार्टमेंट अपनी टीम तैयार कर रहा है और वहाँ पे परफॉर्मेंस उनके माध्यम से कराई जाएगी। इसमें एक इवेंट मैनेजर को भी रोप इन किया गया है जो इसकी पब्लिसिटी देखेंगे इस प्रोग्राम की। इसके अलावा बहुत से काम जो इवेंट मैनेजर को दिए गए हैं उसमें आपके वेलकम साइनेजेस का है या G20 की जो पब्लिसिटी है, वो सब चीज़ें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 समिट का आयोजन किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ अहम तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार बात की जाए जिस तरीके से रामनगर में जो यहाँ G20 समिट होने की तैयारी लगातार की जा रही है। 28 से 30 मार्च तक यानी 3 दिन तक ये जी समिट चलने वाला है और उसको लेकर के लगातार यहाँ पर जो अधिकारी वर्ग है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर की बात की जाए, जिला अधिकारी की बात की जाए, लगातार रामनगर के डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में जहाँ पर G20 समिट कराया जाना है वहाँ पर लगातार तैयारियों में जायजा लिया जा रहा है। इसी संबंध में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की तरफ से यहाँ पर मॉनिटरिंग बैठक यहाँ पर की गई। उस बैठक में लगातार अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो रामनगर जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम होना है वहाँ कहीं तैयारी की जानी है। और वहीं उन्होंने जानकारी दी है कि जो पंतनगर हवाई अड्डे से लेकर के दिल्ली का जो क्षेत्र है उसके बीच में जो यहाँ पर तमाम तरीके से जो NHAI की जो रास्ते आ रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पर साज सज्जा लगातार की जा रही है। कहीं ना कहीं सजाया जा रहा है पूरे क्षेत्र को, क्योंकि बड़ा मौका है। विदेश से यहाँ पर मेहमान आने वाले हैं और पूरे देश की नजर कहीं ना कहीं रामनगर में रहने वाली, तो उसको लेकर के एक अच्छा इंप्रेशन उत्तराखंड का पड़े। उत्तराखंड में पहली बार वो तमाम बड़े लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, वैज्ञानिक पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को सजाया जा रहा है किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको ना हो और उसको लेकर के तैयारियां लगभग की जा रही है। 28 तारीख को कार्यक्रम होना है तो पूरी तरीके से यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। रामनगर के सभी क्षेत्र पर जाया जा रहा है उनकी तरफ से और लगातार तैयारी की जा रही है। जो अतिक्रमण लगातार रोडों में है उनको हटाया जा रहा है और एक साज सज्जा लगातार की जा रही है ताकि जो वो क्षेत्र वो अच्छा दिखे और जो जो विदेश से जो मेहमान आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो छवि है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सके, उसको लेकर तैयारी लगभग की जा रही है और मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं दीपक रावत की तरफ से लगातार की जा रही है। वहीं अमित, अगर बात करें जिस तरीके से विदेशी डेलीगेट्स हैं वो उत्तराखंड आएंगे, तो उनके आगमन के लिए या उनके सम्मान के लिए क्या अहम तैयारियां की गई हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कल्चरल नाइट का कार्यक्रम रखा गया है। उत्तराखंड की जो छवि है वो कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग पर उतरे, उसको लेकर के यहाँ पर जो कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोग किए जाएंगे सुहावनी यहाँ पर परिवेश में, और उत्तराखंड की जो झलक है वो कहीं ना कहीं उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। कल्चरल नाइट का कार्यक्रम किया गया है और जो रोड में जब वो पंतनगर हवाई अड्डे से जब दिल्ली में पहुंचेंगे तो उसके बीच में रोड में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पेंटिंग के जरिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड की चीजों को दिखाया जाएगा। तो एक तरीके से कहा जाएगा कि जो विदेशी डेलीगेट है उनको यहाँ पर रुकाने के लिए व्यवस्था की जा रही है और उत्तराखंड की जो छवि है वो कहीं ना कहीं वो लोग देख सके, उसके लेकर के तैयारी हमें लगातार की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हर राज्य को फायदा मिल रहा है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में G20 समिट का आयोजन हुआ हो या फिर पंजाब में, और अब उत्तराखंड में भी 28 तारीख से G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो उत्तराखंड को निवेश से क्या फायदे मिल सकते हैं? बिल्कुल आकाश, मैं बता दूं आपको कि पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जी समिट कराया जाए और रामनगर में कराया जाए, उसको लेकर के लगातार यहाँ लंबे समय से उस जगह का चिन्हित किया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि मेहमान पहुंचने वाले हैं और G20 समिट लगातार करा जा रहा, बड़ा मौका है। और क्योंकि यहाँ पर जब विदेश से जब लोग पहुंचेंगे और जब वैज्ञानिक यहाँ पहुंचेंगे तो उत्तराखंड की जो प्रदर्शनी उसको कहीं ना कहीं समझने का प्रयास किया जाएगा और उत्तराखंड को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पर विकासित जो अभी प्रदेश है विकसित कैसा किया जाए इस प्रदेश को, उसको लेकर तमाम यहाँ अहम फैसले होने हैं और किस प्रकार से चीजें यहाँ पर रहेंगी, क्या चीजें उनमें आनी है, किस प्रकार से कमियां क्या है यहाँ पर, उन सभी चीजों को देखा जाएगा और कई बड़े अहम फैसले उत्तराखंड के लिहाज से लिए जाएंगे, जिसको लेकर जी समिट की तैयारी को लेकर के उत्साह भी है यहाँ की सरकार में, यहाँ के लोगों में, क्योंकि बड़ा मौका, पहली बार उत्तराखंड में इस प्रकार का कार्यक्रम होने जा रहा है और इतने बड़े स्तर के लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर के
तैयारियां की जा रही हैं और कि भविष्य में किस प्रकार से उत्तराखंड की जो स्थिति वो कैसे सुधार की जा सकती है, उन सभी चीजों का लेखा जोखा इस बैठक में होगा। तो एक बड़ा मौका है, उसको लेकर के उत्तराखंड के जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तैयारी लगातार की जा रही है। अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा 19 मार्च यानी आज होने जा रही है। इससे ठीक पहले विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेताओं और संतों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेश तिवारी, हिंदू जागरण यात्रा संयोजक चंद्रशेखर वर्मा, विश्व हिंदू परिषद के मंत्री विभूति भूषण पांडे मौजूद थे। इसमें धर्मांतरण को लेकर संतों ने तीखे सवाल किए। विश्व हिंदू परिषद के इस यात्रा के संयोजक चंद्रशेखर वर्मा ने बस्तर में धर्मांतरण बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि बस्तर में तेजी से बढ़ रहे नक्सलवाद की समस्या के पीछे चर्च है। चर्च और उससे जुड़े हुए लोगों को ही वहां के मुख्य षड्यंत्रकारी बताया। उन्हीं की वजह से ये समस्या बनी हुई है। 18 फरवरी को प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में संतों ने पद यात्राएं शुरू की थी। ये पद यात्रा अब रायपुर पहुंच चुकी है। इसी का समापन धर्म सभा के रूप में किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा होने वाली है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी, आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो हुई है वीएचपी की, उसमें जो है बस्तर में धर्मांतरण बढ़ने का दावा करते हुए विश्व हिंदू परिषद की इस यात्रा के संयोजक चंद्रशेखर वर्मा ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद की समस्या के पीछे चर्च है और हम चर्चों और उससे जुड़े हुए लोगों की को ही यहाँ मुख्य षड्यंत्रकारी मानते हैं। और वही उन्होंने कहा कि इस वजह से यह सारी घटनाएं बनी हुई है। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर वर्मा ने दावा किया है कि 400 से ज्यादा गाँव में बस्तर में चर्च बनाए गए हैं। बीते 10 सालों में यहाँ एक भी चर्च नहीं था और न ही कोई ईसाई व्यक्ति, मगर अब चर्च भी है और ईसाई लोग भी है। दावा किया जाता है कि यहाँ कोई धर्मांतरण नहीं हुआ तो फिर ईसाई कहाँ से आए और चर्च कहाँ से आए, यह विचार करने योग्य विषय है। इस तरीके की जो बातें हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है। वही बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद संतों ने कहा कि देश में वही राज करेगा जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू हित की बात करेगा। प्रदेश की जो परिस्थितियों पर संतों ने कहा कि सरगुजा और बस्तर में आदिवासी कन्याओं से दूसरे वर्ग के लोग शादियां कर रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस हालात पर जो है प्रशासन गंभीर नहीं है, प्रशासन पर बड़ा हमला बोलते हुए संतों ने कहा। वहीं आपको बता दूं कि रायपुर में जो है आज 19 मार्च को धर्म सभा में जुना अखाड़े के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज शामिल होंगे। इनके अलावा जो है देश के अलग अलग मठों से दिग्गजों संत भी रायपुर पहुंच चुके हैं, जो धर्म सभा में धर्मांतरण, भारतीय संस्कृति, हिंदू राष्ट्र जैसे विषयों पर अपनी बात रखेंगे। वही आपको बता दूं कि 18 फरवरी से छत्तीसगढ़ में चल रही हिंदू जागरण यात्रा के दौरान 2 लाख से ज्यादा हनुमान चालीसा पाठी गए। वही जगह जगह जो है धार्मिक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी किया गया है। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से कल प्रेस वार्ता की गई, उसमें लगातार धर्मांतरण के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। साथ ही जो चर्च के निर्माण हुए हैं उसको भी एक षड्यंत्र बताया गया है। तो इसके आप क्या मायने देखते हैं? जी, निश्चित ही अभी हाल ही में जो नारायणपुर में जिस तरीके से 2 गुटों में अभी जो धर्म परिवर्तन मतांतरण के नाम पर जो हिंसा हुई थी, जो विवाद पैदा हुआ था, उस पर जो है इन संतों ने अपनी बात रखी। उन्होंने यह कहा कि जो हमारे भोले भाले आदिवासी लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी लोग हैं, चाहे वो बस्तर में हो चाहे सरगुजा में हो, उनको जो है पैसे की लालच देकर जो है क्रिश्चियन बनाया जा रहा है और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, मतांतरण करवाया जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप लगाए और उन्होंने जो जितने भी संत उन्होंने यह भी दावा किया कि जो छत्तीसगढ़ की प्रशासन है वो पूरी तरह नाकाम है इसको रोकने के लिए। इसी मुद्दे को वे उठाकर जो है धर्म संसद जो है आज होने वाली है, तमाम जो संत है वो जुटने वाले हैं और एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग भी है कहीं न कहीं उठेगी। वे पहले भी कहे हैं और कल भी उन्होंने यह दावा किया कि भारत जो है पहले हिंदू राष्ट्र था ही, अभी है और आगे रहेगा।
लेकिन पत्रकारों के सवाल पर जो है गोलमोल जवाब भी देने लगे। साथ में यह कहने लगे कि हमारी जो अखंडता है हिंदू राष्ट्र से संबंधित वह चीजों को और दूसरी चीजें यह कि जो आदिवासी तबके के लोगों हैं उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसको रोकने के लिए जो है संत महात्मा यहाँ जुट रहे हैं और धर्म संसद कर रहे हैं। जयदास मानिकपुरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का शनिवार को मीरा रोड में आगमन हो गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर शहर में भारी विरोध भी हो रहा है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पुलिस से शिकायत की है, तो वहीं मनसे ने भी इस कार्यक्रम को रोकने की मांग की है। बता दें कि बीजेपी की विधायक गीता जैन, जिलाध्यक्ष रवि व्यास, कोषाध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल की ओर से शनिवार और रविवार को प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लगभग 7 एकड़ मैदान में इसकी तैयारी की गई है। विवादित कथावाचक के इस कार्यक्रम को लेकर राज्य भर में विरोध हो रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध किया, तो वहीं मीरा भाईंदर मनसे नेता संदीप राणे ने भी इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। महाराष्ट्र राज्य अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। नाना पटोले के बयान पर बीजेपी विधायक और मुंबई प्रभारी अतुल भातखल का पलटवार हुआ। विधायक ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि व्यास ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी रही है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से देखा गया कि बागेश्वर धाम महाराज जो हैं शास्त्री, उनके जो कार्यक्रम को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, वहीं इसको लेकर नाना पटोले ने पत्र भी लिखा था और इस कार्यक्रम की अनुमति ना देने की बात कही थी, और वहीं अब ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में खासकर मीरा रोड में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हुआ है और उनकी 2 दिन की इस सभा में उन्होंने पहले दिन की सभा पूरी की। इस सभा के दौरान कई तरह की समस्याएं देखने को मिली, जिसमें खासकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ अब मनसे भी जो है इस कार्यक्रम का विरोध कर रही है। मनसे ने भी काशीमीरा पुलिस स्टेशन को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम को न कराने की मांग की थी, जिसको लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन ने भी पत्र लिखा और ये बताया कि अन्य भक्ति फैलाने वाले ऐसे कार्यक्रम महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब महाराष्ट्र जो है एक प्रगतिशील राज्य है, ऐसे में अंधभक्ति का यहाँ जगह नहीं है। इस तरह का पत्र लिखकर उन्होंने यह मांग की है। लेकिन पहले दिन का कार्यक्रम सुगमता से संपन्न हुआ। इस दौरान कई तरह की जो है चीजें देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 से 1 लाख के आसपास लोग आएंगे, लेकिन संख्या काफी बड़ी रही। लाखों की संख्या में लोग एकजुट हुए, जिसमें ये देखा गया कि करीब 45 से ज्यादा मामला दर्ज काशीमीरा पुलिस स्टेशन में किया गया, जिसमें महिलाओं के चैन और सोने चोरी होने के मामले सामने आए। वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें तो लगातार इसको लेकर जो विवाद है उसमें कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है वो बीजेपी के द्वारा आयोजित किया गया है, तो वहीं अब कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का भी आरोप लगाया जा रहा है इस मामले को लेकर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रभारी श्री अतुल भातखल जी ने बताया कि कांग्रेस का यह पैतरा कोई नया नहीं है। कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। ऐसे में कांग्रेस खुद पत्र लिखकर यह बोलती है कि राम कौन है, राम कहाँ है। इसके अलावा अगर कांग्रेस इस तरह से करती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का ये रवैया पुराना रहा है
ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से हिंदू विरोध करती है, हिंदू के कार्यक्रमों का विरोध करती है, जनता जो है आने वाले समय में चुनाव के दौरान कांग्रेस को करारा जवाब देगी। इस तरह का वक्तव्य अतुल जी ने दिया है। वहीं अगर बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री के जो कार्यक्रम से पहले कहीं ना कहीं मुंबई में ये भी विवाद चल रहा था कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो लगातार ये कहते आए हैं कि वो जनता के हित की बात करते हैं और जनता के मन की बात को जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पहले कार्यक्रम के दौरान या उससे पहले कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि एक अभ्यास कराया जाएगा जिससे शास्त्री जी को टेस्ट किया जाएगा कि कहीं ना कहीं वो जिस तरीके के बयान देते नजर आते हैं वो ऐसा कर भी पाते हैं या नहीं। इसको लेकर क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए अंध भक्ति श्रद्धा निर्मूलन संस्थान द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वागेश्वर महाराज जी जब मुंबई में आएंगे तब उन्हें 10 ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जिसकी जानकारी धीरेन्द्र शास्त्री जी को नहीं होगी। इसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा एक कमरे में कुछ ऐसी चीजें छुपा कर रखी जाएंगी जिसको धीरेन्द्र शास्त्री को ढूंढ कर निकालना होगा। अगर यह दोनों काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर लेते हैं तो यह माना जाएगा उनके अंदर दैवी शक्ति है और उनकी पूजनीयता स्वीकार कर ली जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह धीरेन्द्र शास्त्री के अब आगे कार्यक्रम नहीं चलने देंगे, जिसको लेकर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर करने की बात कही गई है। लेकिन इस बीच अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने इन तमाम सभी जानकारियों को देते हैं उन्हें 30 लाख का इनाम जो है अन्य श्रद्धा भक्ति निर्मूलन संस्थान द्वारा दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से लगातार इसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, कई पुलिस थानों में इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है, तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मुंबई पुलिस ने शिकायत को स्वीकार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक नोटिस दिया है जिसमें बताया गया है कि आप अन्य भक्ति का ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम कीजिए और किसी तरह की कोई आपत्तिजनक वक्तव्य नहीं होना चाहिए। खासकर महाराष्ट्र के जो महापुरुष है, संत है, उनके खिलाफ कोई इस तरह का वक्तव्य नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। और अंध भक्ति श्रद्धा निर्मूलन के तहत अगर कोई शिकायत करता है तो पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अब तक इस तरह की कोई स्थिति नहीं हुई है क्योंकि खुद एएनबी न्यूज की टीम वहां मौजूद थी और तमाम तरह के जो बाबा जो अपनी उनकी जो दैविक शक्तियां हैं उसके अनुसार लोगों को बुला रहे थे और यह बता रहे थे कि किस तरह से उनके खिलाफ पूरे देश में षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन बाबा जो जानकारी देते हैं वह किसी से पूछ कर नहीं, किसी से जानकारी लेकर नहीं, बल्कि उनके नजर में जो आता है वही वो जानकारी देते हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।